अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। अभी ये ना लीडरशिप एंड मोटिवेशन का सेकंड वीडियो है। अगर यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो, पहले जाओ उसे देखो फिर आना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ये शब्द का जन्म कहां से हुआ। ये मोटिवेशन शब्द का जन्म मोटिव वर्ड से हुआ है। मोटिव का मतलब अर्ज टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की इच्छा। अगर इसके प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आप लोग को पास होना है तो आप लोग खुद को क्या बोलते हो? आप लोग खुद को एंड प्रोडक्ट दिखाते हो कि देखो यार पास हो गए तो तुम्हारा ही भला होगा, है ना। क्या कर रहे हो आप? खुद को इंड्यूस कर रहे हो, खुद को इंस्पायर कर रहे हो, खुद के दिमाग में ये इनपुट डाल रहे हो कि मेरा ये एक्शन लेने का मन है, इच्छा है। ये चीज आप अपने ब्रेन को फीड करते हो और फिर आपका ब्रेन एक्शन लेता है। स्टीफन रॉबिन्स के हिसाब से देखा जाए तो इट इज द विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंडीशन बाय एफर्ट एबिलिटी टू सैटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड। स्टीफन रॉबिन का कहना था कि मोटिवेशन एक तरीका है जिससे हम लोगों के एफर्ट्स को यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल है, उसको अचीव करना है। कौन करेगा? लोग करेंगे। तो उन लोगों को यह एहसास दिलाना कि गोल अचीव करना है भाई, दैट इज मोटिवेशन। The process of motivation begins with the awareness of a need. मोटिवेशन का शुरुआत कब होता है? जब आपको ये समझ में आए, आपको ये एहसास हो कि इसका जरूरत है, आपको फील हो रहा है अनसेटिस्फाइड, टेंशन। हम लोग एक्शन क्यों लेते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपको प्यास लगा, आप उठोगे, पानी का बॉटल लोगे और वापस बैठ के पियोगे। आपने एक्शन लिया, क्यों? जरूरी था पानी। अगर आपको प्यास नहीं लगा फिर भी आप उठ के पानी लोगे? नहीं। कोई भी एक्शन का एक जरूरत होता है। उसी तरीके से मोटिवेशन कब शुरू होगा? जब आपको एहसास हो कि भाई ये एक्शन लेना मेरे को जरूरी है। जब आपको अनसेटिस्फाइड फील हो, कंप्लीट फील ना हो, एक टेंशन बना रहे कि मेरे को जरूरी है अपने जरूरतों को पूरा करना। इफ द एक्शन सक्सीड्स टू सेटिस्फाई द नीड, द पर्सन फील्स मोटिवेटेड। अगर आपका जो एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टूड अप, आप गए टेबल के पास, आप पानी का बॉटल उठाएं, आप बैठे और आप पानी पिए। इस एक्शन के कारण जो आपका जरूरत था, जो आपका नीड था, पानी पीने का जो प्यास, वो पूरा हुआ। अब आपको क्या लगेगा? सैटिस्फाइड, संतुष्ट। और ये संतुष्टि ही फिर से आपको, आपके ब्रेन को समझाएगा कि भाई अगर संतुष्ट होना तो उठ के पानी पी लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अगर एक्शन फेल होता तो क्या होता, ये सोचो। आप दूसरा एक्शन लेते, पानी से प्यास नहीं बुझा, कोल्ड ड्रिंक्स पीते। आपको एट लास्ट अपना नीड सेटिस्फाई करना है, ठीक है। दैट इज मोटिवेशन। तो अगर प्रोसेस को हम लोग देखना चाहें, इस पूरे प्रोसेस को देखना चाहें, तो ये जो ग्राफ है उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ नीड, कि भाई मेरे को क्या जरूरत है। जैसे मेरे को समझ में आएगा दिस इज माई नीड, ये मेरा जरूरत है, हम लोग एक्शन देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरा नीड पूरा हो। एक्शन क्या होगा? पहला फुलफिलमेंट ऑफ नीड, कि भाई मेरा नीड हमको पूरा करना है। दूसरा, हम एक्शन लिए फिर भी मेरा नीड जो है पूरा नहीं हुआ, मेरे को मेरा प्यास नहीं बुझा, तो वो क्या हो गया? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड। यही दो चीज होगा। एक्शन लेंगे, या तो मेरा काम होगा, मेरे को सेटिस्फाइड फील होगा, या फिर नहीं होगा। अब मानो सेटिस्फाइड फील हो गया तो हम क्या करेंगे? हम नया नीड ढूंढेंगे। मेरा प्यास खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ और देखेंगे, मेरा ब्रेन को कुछ और चाहिए। और मानो मेरा प्यास नहीं बुझा, खत्म नहीं हुआ, तो व्हाट विल डू? हम लोग एक्शन नया सोचेंगे। पहले अल्टीमेटली क्या हो रहा है अगर हम लोग देखें, अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है दिखाता हूं मैं। आपके मन में एक डिजायर आ रहा है, आपके मन में एक डिजायर आ रहा है, एक इच्छा आ रहा है।
आप एक एक्शन ले रहे हो, ठीक है। इस एक्शन का दो परिणाम है, इस एक्शन का दो परिणाम है। पहला कि आपका जो एक्शन है उसके कारण आपका नीड सेटिस्फाई हो गया, आप खुश हो गए, ठीक है, आप क्या हो गए, खुश हो गए। दूसरा, इस एक्शन के बाद आप डिससेटिस्फाइड हो। क्या हो, डिससेटिस्फाइड, मतलब अभी भी आप दुखी हो, आप खुश नहीं हुए, ठीक है। अगर आप खुश हो गए तो आप नया नीड ढूंढोगे, नया नीड, और फिर यही साइकिल रिपीट होगा। अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप न्यू एक्शन ढूंढोगे जिससे आप क्या हो जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ। तो ये टोटल साइकिल बना रहा है एक, ठीक है, ओके। तो एट लास्ट अगर कहा जाए कि मोटिवेशन में क्या होता है, उसमें हम लोग का जरूरत और जरूरत पूरा होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है, वो इस दो फैक्टर का मेन रोल है। कोई भी चीज देख लो, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों? क्या आपके पास एक गोल है? हाँ, मेरे पास एक गोल है। मेरा मेरा क्या आपके पास एक नीड है? यस, मेरे पास नीड है। क्या आप एक्शन ले रहे हो? बहुत जन एक्शन नहीं लेते, बहुत जन एक्शन लेते हैं फिर भी बोलते कि मैं पास नहीं होता। तो क्या करोगे आप? नया एक्शन लोगे, ठीक है। बहुत जन बोलते हैं कि मैं पास हो जाता हूँ, क्या करोगे आप? नया अलग एग्जाम दोगे, दूसरा एग्जाम दोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से देखेंगे। ये अभी तक हम जो समझाएं रियल लाइफ व्यू से समझाएं। अभी इसी चैप्टर को हम लोग को समझना है कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम इस फैक्टर को, मोटिवेशन को यूज करते हुए अपने स्टाफ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? देखो, इंसेंटिव आर द इंड्यूसमेंट विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल। इंड्यूसमेंट बोले तो लास्ट गोल रिजल्ट। इंसेंटिव मतलब क्या मिल रहा है, फायदा क्या हो रहा है जिसके कारण आप मोटिवेट हो रहे हो। लोग काम करते हो ऑफिस में, क्यों? बोनस मिलता है, सैलरी मिलता है, तो मोटिवेट होते हैं वो लोग। आप पढ़ते क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि अगर आप टॉप करोगे तो आपको कंप्यूटर मिलेगा या फिर लैपटॉप मिलेगा या फिर फोन मिलेगा। एक इंसेंटिव है, लास्ट में गिफ्ट है आपके लिए। तो याद रखो, जब भी मोटिवेशन का नाम आए, इंसेंटिव का याद जरूर रखना है कि अगर आगे वाला बंदा को मोटिवेट करना है तो हम लोग इंसेंटिव रखते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट रखते हैं जो उनके नीड को सेटिस्फाई करे। सबसे कॉमन फॉर्म क्या है? मनी। सबसे कॉमन चीज, हर किसी को जरूरत होता है। बहुत बार नॉन फाइनेंशियल भी होता है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। अभी ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर देखें तो मोटिवेशन एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है या साइकोलॉजिकल, ब्रेन का कॉन्सेप्ट है या बॉडी का कॉन्सेप्ट है? ब्रेन का, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये ह्यूमन के नीड के ऊपर बेस्ड है, उनके ऊपर आधारित है। ये इंसान के जरूरतों के ऊपर आधारित है। जरूरत के कारण, नीड के कारण लोगों में फीलिंग्स आता है, लोग एक्शन लेना चाहते हैं ताकि वो सेटिस्फाइड फील करें। नीड्स आर फीलिंग इन द माइंड ऑफ अ पर्सन दैट ही लैक्स सर्टेन थिंग, कुछ कमी है। सच फीलिंग्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो एहसास है, ये लोगों के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को अफेक्ट करता है। सिंपल टर्म में समझाते हैं। आप एक ऐसा जॉब कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप हमेशा चिड़चिड़े होगे, आप हमेशा डिससैटिस्फाइड फील करोगे, आप हमेशा गुस्सा में रहोगे, अनसेटिस्फाइड होगे। आपका एक्टिविटी हमेशा लेजी होगा। मानो आप कोई काम कर रहे हो जिसमें बड़ा मजा आ रहा है, आपका फेवरेट स्पोर्ट या फिर फेवरेट हॉबी, तो आप एक्टिव फील करोगे, आपको मजा आ रहा होगा। तो ये जो हम लोग का फीलिंग है, जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी है, ये किस पे बेस्ड है? ये हमारे नीड्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक साइकोलॉजिकल, ब्रेन वाला हिसाब किताब है। सेकंड बात, मोटिवेशन इज टोटल नॉट पीसमेल। मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग मोटिवेट हो पार्ट्स में? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि एन एम्प्लॉय इज एन इंडिविजिबल यूनिट एंड हिज नीड्स आर इंटर रिलेटेड। एक जो एम्प्लॉय होता है, जितना भी स्टाफ है ना ग्रुप में, उसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मानो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका दो नीड है। एक, वो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको रहने के लिए छत चाहिए।
दूसरा पैसा चाहिए ताकि वो अपना जरूरत का सामान खरीदे। आप क्या कर रहे हो, आप उसको छत दे दिए, बोले पैसा नहीं देंगे, वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप बोल दिए कि तुमको पैसा देंगे, छत नहीं देंगे, वो रहेगा। अगर उस पैसे में उसका रेंट निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग? रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो पीस मिल में नहीं होता, ऐसे नहीं कि आप आधा मतलब थोड़ा खुश रखो थोड़ा ना रखो, नहीं। उसका जो जरूरत है, नीड है, वो पूरा होगा, वो तभी तुम्हारे यहां काम करेगा। दैट्स इट। देखो याद रखना, हम किस वर्ड का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? आई एम यूजिंग द वर्ड नीड। एक वर्ड होता है वांट, दोनों अलग अलग है। नीड क्या हुआ? नीड हुआ जरूरत, और वांट क्या हुआ? वांट हुआ इच्छा। तुमको क्या मन है? नीड ये चाहिए चाहिए, इसके बिना चलेगा नहीं, और वांट काश ये मिल जाता। दोनों में अंतर है, ये अलग है, ये अलग है। इस चीज को दिमाग में रखना काफी जरूरी है। ओके, मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज नॉट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम और टच एंड गो फेयर। इसको ब्रैकेट में डाल लो। मोटिवेशन इज नॉट अ टाइम बाउंड प्रोग्राम और अ टच एंड गो अफेयर। ह्यूमन नीड्स आर इनफिनाइट, कोई गिनती नहीं है ह्यूमन की जरूरतों का। एक कंप्लीट होता है, एक से उनका मन भरता है, वो दूसरी तरफ जाएंगे। मैकग्रेगोर का कहना है, मैन इज अ वांटिंग एनिमल, एज सून एज वन ऑफ हिज नीड्स इज सैटिस्फाइड अनदर अपीयर इन इट्स प्लेस। दिस प्रोसेस इज अनएंडिंग। अगर आपका जरूरत अनएंडिंग है तो आपका मोटिवेशन भी अनएंडिंग होगा। ऐसा होता है कि हम आज मोटिवेट हुए, फिर अब जिंदगी भर के लिए हो गए। अब मेरे को ऐसा नहीं है कि कभी और कोई आके मोटिवेट करेगा तब होगा, एक बार हुआ तो हो गया, नहीं। आपको वक्त वक्त पे मोटिवेशन का जरूरत है, और अगर वो आपको है तो मानो आप बड़ा बिजनेस खोले तो उसके एम्प्लॉय को भी होगा। तो मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसका एक नीड पूरा होगा, नया नीड आएगा। आपका काम है उस नया नीड को दिखाओ और उससे काम करवाओ। जैसे आपका काम कंप्लीट होगा उसको इंसेंटिव दो। फोर्थ, मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एक इंसान क्या काम करेगा, उसका एक्शन कैसा होगा? भैया उसका एक्शन ऐसा होगा कि वो अपने नीड को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर पाए, है कि नहीं? वो कब तक काम करेगा? जब तक उसको लग रहा है कि हाँ मेरे काम से मेरा जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा, वो तब तक करेगा। और अगर उसको लगेगा कि ये काम से मेरा काम मतलब मेरा जरूरत पूरा नहीं होगा, वो नहीं करेगा। He will not pursue the activity and will lose interest in his work if he feels that it is not satisfying his need. अगर मानो हम तुम लोग को पढ़ा रहे और मेरा जो बेसिक नीड है वो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम पढ़ाएंगे तुम लोग को? नहीं, है कि नहीं? आप पैशन ले लो। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो फौज ज्वाइन करते हैं, सिंगर, डांसर। क्यों? क्योंकि उनके आर्ट को उतना पैसा नहीं मिल रहा है और वो उनको जिंदगी सैक्रिफाइस करके मिल रहा है। तो दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग एंड ऑब्वियसली फॉर द नेशन। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो जरूरत है वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ये आपको सिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि मोटिवेशन क्या होता है। कल को आप किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के जब मैनेजर बनोगे, आपको ये सब बात याद रखना है कि आप किसी को फोर्स करके मोटिवेट नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल होता है, ये टोटल होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोटिवेट किया थोड़ा छोड़ दिया। ये कंटिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं कि इस बंदा को एक बार मोटिवेट किया तो चलता ही जाएगा। और मोटिवेशन से क्या मिलेगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आपके गोल को पाने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे। क्या मोटिवेशन हमेशा फिनेंशियल होता है? नॉन फिनेंशियल नहीं हो सकता है। पैसे ही में होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा सबसे कॉमन जगह है जहां पे तुम यूज कर सकते हो मोटिवेशन को, लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी होता है। जैसे कि अगर यू फॉर एग्जांपल सेड योर एम्प्लॉइज कि जो भी ये प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट करेगा उसको हम लोग एक बड़ा सा हॉलीडे ट्रिप ऑफर करेंगे फॉरेन में। यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे, वो एक एक्सपीरियंस दे रहे, वो करेगा, वो मोटिवेटेड होंगे लोग करने के लिए। देखो फिनेंशियल क्या होता है? तुमको सैलरी मिल रहा है, तुम्हारा नॉर्मल पे, तुमको अलाउंस मिल रहा है, सैलरी के ऊपर थोड़ा बहुत और पैसा बोनस,
और कुछ मानो घर मकान दे दिया, गाड़ी वगैरह दे दिया, ये सब हुआ फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब तुमको इज्जत दे रहा है, तुमको प्रेज कर रहा है, तुमको तुम्हारा वाहवाही हो रहा है, तुमको जिम्मेदारी मिल रहा है, और तुमको पार्टिसिपेशन दे रहा है डिसीजन लेने में, स्वागत हो रहा है तुम्हारे ओपिनियन का, तुम्हारा काम में और चैलेंज आ रहा है, ये सब होता है नॉन फाइनेंशियल। एंड द लास्ट वन, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा कोई यूनिवर्सल थ्योरी वगैरह नहीं है मोटिवेशन को लेकर, लेकिन मतलब ऑन अ बिगर नोट हर इंसान को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। ये एक मैनेजर का काम है कि वो एनालाइज करे कि आगे वाला का जरूरत क्या है, और वो साइकिल जो हम लोग ऊपर सीखे उसको लगाए। अभी तुम एक मैनेजर है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का, क्या करना है? मैनेजर है तो क्या करना है भैया? अगर मैनेजर है तो ये जो आप हमको दिखाएं ये करना है। हम आगे वाला का नीड देखेंगे, हम अपना एम्प्लॉय का क्या देखेंगे? अपना एम्प्लॉय का नीड देखेंगे, फिर सॉरी यहाँ पे हाँ, अपना एम्प्लॉय का डिजायर देखेंगे, फिर एक एक्शन लेंगे। या तो उस एक्शन से मेरा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई होगा या फिर वो डिससेटिस्फाइड होगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो अच्छी बात है, उसका नया नीड आएगा, मेरे को वो देखना है। और अगर वो डिससेटिस्फाइड हो गया तो हम एक नया एक्शन लेंगे। नया एक्शन लेके जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक करते जाएंगे और अपना काम करवाएंगे। दिस प्रोसेस तुमको अप्लाई करना है। ओके, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन, तुम लोग बताना मोटिवेशन साइकोलॉजिकल है या फिर फिजिकल? साइकोलॉजिकल। मोटिवेशन एक बार में टोटल होता है फिर पीसमेल होता है? मोटिवेशन इज टोटल नॉट पीसमेल। अच्छा, मोटिवेशन वन टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन किस तरफ डायरेक्ट करता है हम लोग को? गोल की तरफ। मोटिवेशन क्या सिर्फ फाइनेंशियल होता है, पैसा वाला होता है? नहीं, नॉन फाइनेंशियल भी होता है। मोटिवेशन सिंपल होता है क्या? नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है लिख दो यहां पे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया मोटिवेशन क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर हो चुका है। जरूरत क्या है मोटिवेशन का, क्यों करें मोटिवेशन, क्या जरूरत है किसी को मोटिवेट करने का? इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन. All organizational facilities will remain useless unless people are motivated to utilize these facilities in a productive manner. Motivation is an integral part of management process, and every manager must motivate his subordinate to create in them the will to do work. High motivation provides the following advantages. Simply इतना ये जो बात बोला, इतना इंग्लिश में हम रीड किए, इसका सिंपल वर्ड क्या है? मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी है। क्यों है? आओ यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 235 में। इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन जरूरी क्यों है? पहला, हायर एफिशिएंसी। मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एक मैनेजमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत ही सही टूल है, बहुत ही सही चीज है। उसको अपना काम निकलवाना है तो क्या करेगा? वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करेगा तो क्या होगा? वो और एफिशिएंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी काम के लिए तुमको 5,000 दिया जा रहा है, जब तुमको 10,000 देंगे तुम उस काम को और मन लगा के करोगे। जब मन लगा के करोगे तो तुम्हारा उस काम का क्वालिटी जो निकलेगा वो और बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी बढ़ रहा है। एक वर्कर जो है वो काफी कॉम्पिटेंट हो सकता है उसको अच्छे से काम आता हो, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है काम करने का। क्यों? 2,000 रुपया मिल रहा है। जैसे वो बढ़ के 6,000 होगा, फटाफट काम करेगा, अच्छे से करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितना करना चाहते हैं, और वो कितना करना चाहेंगे जितना उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, मोटिवेटेड इंप्लॉय जो होते हैं वो डिमोटिवेटेड से बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ओके, सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इंप्लॉय भी एक रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम मैनेजर है। मैनेजर का काम है कि भाई कैसे कहाँ कितना पैसा लगाना है, लेबर को कैसे क्या करना है, सब तुम देखो। अभी वो जो मैनेजर है वो जब मोटिवेटेड होगा ना काम करने के लिए तो वो अच्छे से करेगा। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये तुम भी कब अप्लाई करोगे? फ्री में करोगे? नहीं, तुमको इसके लिए सैलरी मिलेगा, तब तुम अच्छे से करोगे। तुम मन लगा के करोगे, मन लगा के करोगे तो जो रिसोर्सेज उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। अभी मानो ऑर्गेनाइजेशन के पास 1,00,000 रुपया, तुमको मिल रहा है महीना का
मानो 5,000 रुपया, तुम क्या करोगे, लाख रुपये लगाना है, कहीं भी लगा दो यार, लगा दो, खत्म करो। तुमको मिल रहा है उसी 5,000 की जगह 15,000, तुम दिमाग लगाओगे कि इस लाख रुपये को कहाँ लगाने कि मेरे को बेटर मिले, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तुमको मिल रहा है 50,000, तुम और दिमाग लगाओगे, क्यों, क्योंकि तुमको उसका दाम ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारा जो नीड है वो और पूरा हो रहा है। तो अगर हम लोग मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मानो तुम्हारे एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड है, वो खुश रहेंगे, उनका जरूरत पूरा हो रहा है, तो वो काम छोड़ के जाएंगे नहीं। और लेबर टर्नओवर क्या होता है बताएं, लेबर टर्नओवर यानी कि एक साल में तुम्हारे पास कितने नए एम्प्लॉयज आए, कितने पुराने वाले गए, ये सबका हिसाब किताब। तो अगर तुम्हारा ऐसा है कि जो एम्प्लॉय है वो लोग खुश है, तो वो लेबर टर्नओवर को कम ही रखेगा, ज्यादा लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, ज्यादा एब्सेंट भी नहीं होंगे, उनको काम करने में मन लगेगा। फिफ्थ, ये फोर्थ होना चाहिए था, यहां से नंबरिंग थोड़ा गलत है, ध्यान रखना। ओके, सो फोर्थ, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हारा जो एम्प्लॉयज है या फिर लेबर है वो खुश है, तो तुम्हारा और उनका जो रिश्ता है वो अच्छा होगा, सिंपल बात है। अगर लेबर जो है तुम्हारे वो ज्यादा अच्छा से काम कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज उनको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। अल्टीमेटली सबका भला हो रहा है मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट से। मोटिवेशन स्कीम्स क्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहां पे क्या होता है देखो, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इतने सारे लोग होते हैं, सबका अपना अपना कोई जरूरत है। एज अ मैनेजर तुम्हारा काम क्या है कि तुम सबके जरूरतों का हिसाब किताब रखो, उसको पूरा करो, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन जरूरत है वो पूरा हो। ये तुम्हारा काम है, ठीक है, ये एक मैनेजर का काम है। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये जो इंटरेस्ट का हम यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लाइन खींचे थे, ये वाला ये क्या था, ये लोग का अपना अपना इच्छा, अपना जरूरत, और ये किसका जरूरत था, ऑर्गेनाइजेशन का। इस दोनों का जोड़ रखना जरूरी है मैनेजर को इस चीज का हिसाब रखना है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में किसी भी इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट ना खराब हो, और किसी इंडिविजुअल के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट खराब ना हो। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है हाई प्रॉफिट, एम्प्लॉयज का ज्यादा सैलरी, तो ज्यादा सैलरी दो और बोलो कि अच्छे से काम करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का हाई प्रॉफिट हो। ये लाइन नहीं समझ में आया, फिर से जाओ बैक करो, फिर से सुनो, समझ में आएगा। ये लाइन में पूरा चैप्टर समा चुका है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोलता है, देयर अराइजेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एट ऑल लेवल। मोटिवेशन विल फास्टर टीम स्पिरिट अमंग वर्कर, दिस विल रिड्यूस लेबर अनरेस्ट एंड क्रिएट बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। सिंपल वर्ड में सब खुश रहेंगे तो चिंता का कोई बात ही नहीं होगा, ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपस में रिश्ता बेहतर होगा। नंबर फिफ्थ, easier selection. An enterprise that offers abundant financial and non-financial incentives enjoys reputation in the labor market. तुमको काम करना है, तुम्हारे सामने दो ऑफिस है। पहला ऑफिस जो तुमको आराम से रखेगा, तुम्हारा टाइम का भी फिक्र करेगा, तुम्हारा भी फिक्र करेगा। दूसरा ऑफिस जिसको मतलब नहीं है तुम्हारा फिक्र, तो उसको है ही नहीं, उसको काम है अपने मतलब उसको मतलब है अपने काम से। तुम किस में जाना चाहोगे, पहले वाले में या दूसरे वाले में? ऑब्वियसली पहला, जिसमें तुम्हारा फिक्र है तुम्हारे ऑफिस को, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो तुम्हारे लिए इजी हुआ चूज करना। क्यों? क्योंकि सर आगे वाला जो पार्टी है वो मेरे को ज्यादा मोटिवेट रख रहा है, ज्यादा खुश रख रहा है, ज्यादा मतलब फील दे रहा है अपनापन का, तो ये सिलेक्शन आसान हो जाता है। एंड द सिक्स्थ वन, फैसिलिटेट चेंज। अगर तुम बहुत मोटिवेटेड हो तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस टू चेंज है
वो रेड्यूस होगा, तुम चेंज आराम से हो जाओगे। मोटिवेशन का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर तुम मोटिवेटेड हो तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा हो तुम कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जो काफी मोटिवेटेड है अपने गोल को लेके, क्या वो कोविड के सिचुएशन के कारण रुका होगा? नहीं, वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स, वो लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने बॉडी पे काम कर रहे थे। हमारे स्टूडेंट्स, वो अपने पढ़ाई पे काम कर रहे थे। सो वो लोग मोटिवेटेड है क्योंकि उनके सामने कोई इंसेंटिव है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉय के सामने इंसेंटिव रखो ताकि कल को कोई चेंज हो तो वो हंसते खेलते चेंज को अपना ले। अभी जैसे लीडरशिप वाले चैप्टर में या फिर लीडरशिप वाले टॉपिक में हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़े, हम लोग मोटिवेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है ये तुम लोग पहले भी कहीं देखा हो, काफ़ी चर्चित होते हैं ये सब। टोटल 7 है, ठीक है। हम लोग एक एक करके सबसे डील करते हैं। हम लोग को टोटल पढ़ना है 3, ठीक है, बाकी सब देख लेना। ओके, सबसे पहले मैस्लोज मॉडल। मैस्लोज मॉडल बहुत फेमस है। ये अब्राहम एच मैस्लो का है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन निकाले थे। इसमें ये बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। क्या बोलते हैं? नीड हायरार्की थ्योरी। हाँ, ये रहा फोटो, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये इनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, ठीक है। इसमें टोटल 5 लेवल है और ये लेवल ना काफी रिलेटिव होगा, तुम लोग समझना। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि तुम लोग को पर्सनली समझाएंगे अपने इंसान के तौर पे। फिर इसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज करना है ये तुम लोग के ऊपर आ जाता है। सबसे पहला नीड होता है साइकोलॉजिकल। तुम एक इंसान है, तुम्हारा सबसे पहला जरूरत क्या है? देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, रिक्रिएशन, ठीक है। साइकोलॉजिकली तुमको इसका जरूरत है। तुमको इसके लिए क्या चाहिए? इनफ पैसा कि भाई जो मेरा महीना का खर्चा होता है वो निकले, ठीक है। अगर तुमको उतना पैसा मिल रहा है, महीना का खर्चा निकले, तुम बेसिक लेवल पूरा कर लिया। सेकंड लेवल आता है सेफ्टी। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट। कोविड आया तो डर लग रहा था, अरे कल को मर गए तो, कल को हर चीज का दाम बढ़ गया तो, कल को घर छिना गया तो ये डर था, ठीक है। इससे हम लोग को सेफ्टी चाहिए, इस फियर से सेफ्टी चाहिए। तो कैसे देंगे? एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी से। तुमको अगर हम बोल दे कि तुमको अपने अंडर रखेंगे आने वाला 5 साल तक, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, तुम सेफ्टी फील करोगे। तो देखो, अगर तुम किसी कंपनी का मैनेजर है, सबसे पहले तुमको साइकोलॉजिकल नीड देना ही देना है, ठीक है। उसके अलावा तुम क्या दोगे? सेफ्टी दे सकते हो। अच्छा, सेफ्टी दे दिए भैया, उसके बाद भी अगर कुछ देना है तो सोशल दो। ऐसा एक एनवायरनमेंट रखो कि लोगों को फ्रेंडली फील हो, मजा आए काम करने में, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट को और प्रमोट करो। उसके बाद ये 3 लेवल था, बेसिक 3। इसके बाद आता है एस्टीम नीड, यानी कि इज्जत होना, रेपुटेशन होना, स्टेटस होना, अचीवमेंट्स होना, आत्मनिर्भर रहना। ये सब चीज तुम आगे वालों को दोगे तो वो और मोटिवेटेड फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक छोटा सा अवार्ड दे दो सबके सामने बुला के, वो और मोटिवेटेड फील करेगा। अल्टीमेटली आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे हाईएस्ट लेवल, फुल पोटेंशियल, यानी कि प्रमोशन। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आगे वाले को, तो उसको फील होगा हाँ पहले हम काम किए, उसको सराहाया गया है, तो अब हमको और काम करना है। ये 5 लेवल है, दिस इज द मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो फीचर्स है, सबसे पहले मैस्लो का फीचर क्या क्या है। पहला, अर्ज टू फुलफिल नीड इज अ प्राइम फैक्टर इन मोटिवेशन। हम लोग पहला लाइन पढ़े थे चैप्टर का, ठीक है। मोटिवेशन कहां से आता है? मोटिव वर्ड से। मोटिव का मतलब एक अर्ज होना, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनका अल्टीमेटली जरूरत पूरा करने का अर्ज होता है, और यही इस हायरार्की थ्योरी में बताया गया है। हायरार्की मतलब बेसिकली होता है पिरामिड, एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, क्या बोलता है? ह्यूमन बीइंग्स स्ट्राइव टू फुलफिल अ वाइड रेंज ऑफ नीड। ह्यूमन नीड्स आर मल्टीपल, कॉम्प्लेक्स, इंटररिलेटेड। बड़ा मस्त लाइन बोला। ह्यूमन नीड मल्टीपल है। तुम्हारा एक जरूरत है क्या? ऐसे है कि तुमको इस चीज का जरूरत है फिर और कोई और चीज का नहीं पड़ेगा? नहीं, मल्टीपल है, कॉम्प्लेक्स है, डिसीजन लगता है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। सिंपल वर्ड में देख लो ना, तुमको चाहिए एक फोन,
और एक वॉच और ड्रेस, मल्टीपल है, बहुत सारी नीड है और कॉम्प्लेक्स भी है। फोन किसका चाहिए, अरे यार रियलमी का ले या फिर रेडमी का या फिर एप्पल का या फिर वन प्लस का, कॉम्प्लेक्स है और इंटर रिलेटेड भी है। फोन लेंगे तो साथ ही साथ यार मेरे को ईयरफोन भी तो चाहिए होगा, कवर भी तो चाहिए होगा, तो इंटर रिलेटेड भी हो जाता है वांट। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये बताया। दूसरा बात, ह्यूमन नीड फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और हायरार्की। साइकोलॉजिकल नीड आर एट द बेस, सबसे नीचे बात कर चुके हैं इस बारे में, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, ये सब बीच में होते हैं। नीचे से ऊपर जाने का तरीका होता है, सबसे पहले क्या, साइकोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना रहता है। लोअर लेवल नीड काफी मस्ट एटलीस्ट पार्शली भी सेटिस्फाइड, वो तो होना ही चाहिए। अब तुम लोअर लेवल में उसका पूरा नहीं कर रहा, उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं दे रहा और सीधे उसका प्रमोशन कर रहा है, उसको कोई फायदा ही नहीं उस चीज का। उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है लेकिन खाने के लिए रात का घर में खाना नहीं, कोई फायदा नहीं उस चीज का। पहले वो चीज देना जरूरी है, उसके बाद वो पिरामिड, वो सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। दूसरा वर्ड में अगर इंग्लिश में बोले, अ हायर लेवल नीड डज नॉट बिकम एन एक्टिव मोटिवेटिंग फोर्स अंटिल द प्रीसीडिंग लोअर ऑर्डर नीड्स आर सेटिस्फाइड। जो हायर लेवल नीड है वो मोटिवेटिंग फोर्स नहीं बनेगा, कब, जब तक नीचे वाला सब पूरा नहीं होगा। नीचे वाला पूरा होगा तभी ऊपर आना है। ये जो बोल रहे हैं बार बार, नीचे वाला पूरा होगा, यानी कि ये सब पूरा होगा तभी ऊपर जाना, ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है। दिस इज बीइंग अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है, एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड इमर्जेस। दिस प्रोसेस ऑफ नीड कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जन्म से मृत्यु तक ये चलेगा। मैन इज अ वांटिंग एनिमल, उसको नीड चाहिए ही चाहिए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, बात है, समझा रहा है, दैट्स इट। अ सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर। एक नीड जो सेटिस्फाइड हो गया है वो मोटिवेटर नहीं है। इसका मतलब इट सीजेस टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द अनसेटिस्फाइड नीड विच रेगुलेट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। सिंपल वर्ड में समझाए, तुम बोले कि पापा हम पढ़ाई करेंगे, हम 90% के ऊपर लाएंगे बोर्ड्स में अगर मेरे को आप आईफोन 12 दिलाओगे तो, ठीक है। तुमको बोर्ड्स में पापा आईफोन 12 दिला दिए। अभी अगला एग्जाम आया, पापा बोले कि फाउंडेशन का एग्जाम निकालो, हम तुमको आईफोन 12 दिलाएंगे। तुम क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है ये? मन में लगा कुछ नहीं, क्यों, यू ऑलरेडी हैव दैट, यू ऑलरेडी हैव समथिंग वेरी गुड। तो अब कुछ और चाहिए होगा कि आईफोन 12 तो मिल गया, मेरे को कार चाहिए, तो वो दूसरा नया मोटिवेटिंग फैक्टर है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक इंसान को तुम घर दे दिया और तुम बोल रहे कि तुम काम करो तो तुमको नया घर देंगे इसी साइज का इसी जगह पे, बस ऊपर वाला फ्लैट दे देंगे। उसको नहीं चाहिए, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कुछ और दिखा के लालच दो, ये यहाँ पे बता रहा है। वेरियस नीड लेवल आर इंटरडिपेंडेंट एंड overlapping. Each higher level need emergencies before the lower level need is completely satisfied. Higher level तब तक नहीं हम लोग बढ़ पाएंगे जब तक lower वाला satisfied नहीं हो रहा है। सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में, जो सबसे बेस वाले लेवल में। इसके बारे में बताए थे, रोटी कपड़ा मकान, फूड, पानी, खाना, नींद, ये सब चीज सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान को। तो दीज आर अ वेरी पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स। तुम देखो, अगर उसको इस चीज का जरूरत हो तो सबसे पहले क्या देंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मानो उसका ये कंप्लीटेड है तो क्या ऑफर करेंगे, सेफ्टी नीड, कि यहाँ पे तुम काम करोगे तो 5 साल की जॉब सिक्योरिटी, ऐसे करके लालच देंगे। ये नीड जो होती है फाइनाइट होता है, इसका ऐसा नहीं है इनफाइनाइट है, लेकिन ये मोटिवेटर फैक्टर है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि सेफ्टी नीड तुम देते ही जाओगे, मेरे को बस सेफ्टी का जरूरत है, और तुम उसको कितना जॉब सिक्योरिटी दोगे, 100 साल के लिए, 500 साल के लिए? अरे फाइनाइट है, एक नंबर है इसके सामने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहां क्या बोल रहे हैं, वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबली सेटिस्फाइड अ पर्सन वांट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। Safety needs are thus concerned with protection from danger, deprivation and threat. किससे सेफ्टी नीड हम लोग को फायदा देता है, डेंजर, किसी भी खतरा से,
डेप्रीवेशन अकाल से, एंड थ्रेट धमकी से। ये 3 चीज से खतरा से बचना है इसको। दीज नीड्स आर फाइनाइट, इस बारे में बात हो चुका है, बट दे में सर्व एज अ मोटिवेटर इन केस ऑफ आर्बिट्ररी एंड अनप्रेडिक्टेबल मैनेजमेंट एक्शंस। मानो लोग कहते हैं ना कि यार सरकारी जॉब अच्छा होता है, क्यों? जॉब सिक्योरिटी है, इसीलिए लोग सरकारी जॉब को देखते हैं। एक फैक्ट है कि सरकारी जॉब में ऑन एन एवरेज कम सैलरी मिलता है देन इन प्राइवेट जॉब, फिर भी लोग देखते हैं, क्यों? जॉब सिक्योरिटी, कि भाई मैनेजमेंट का कल मन करेगा तो निकाल दे, ऐसा नहीं है वहां पे। तो ये एक्शन जो है ये अनसर्टेन होता है मैनेजमेंट का कि निकालेगा कि नहीं निकालेगा, लेकिन अगर तुमको जॉब सिक्योरिटी मिल गया तो यू कैन चिल। Organization can influence these needs through pension scheme, insurance plan, fear of dismissal। तुम सिक्योरिटी में सिर्फ ये नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी दो, तुम बोलो कि हम तुमको ग्रेट्युटी पेंशन दे रहे हैं कि 60 साल तक काम करो उसके बाद निकलो, तुमको आराम से हर महीना पैसा घर पहुंचेगा। या फिर तुम्हारा इंश्योरेंस करा रहे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब करवा दे रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉय का काम करने का मन करेगा। तीसरा, सोशल नीड, दोस्ती यारी चाहिए काम करने के लिए। मैन इज अ सोशल एनिमल, क्यों? उसको एसोसिएशन चाहिए, एफिलिएशन चाहिए, साथ चाहिए लोगों का। सोशल नीड का मतलब नीड फॉर बिलोंगिंग, कि हम किसी को बिलोंग करते हैं, मेरा कोई अपना है। नीड फॉर एक्सेप्टेंस, कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं। नीड फॉर लव, अफेक्शन, ये सब इंसान के अंदर होता है, नेचुरल है और इसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसको ना सेकेंडरी नीड माना जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है। ये सब भी एक इंसान के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। दे रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, तुम्हारे आत्मा का, तुम्हारे दिमाग का ये जरूरत है, शरीर का नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ माइंड एंड स्पिरिट एंड नॉट ऑफ द फिजिकल बॉडी? सोशल नीड। सोशल नीड इज द नीड ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। ऑर्गेनाइजेशन इस नीड को कैसे पूरा करेगा? सुपरविजन देके, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बना के, लोगों का अलग अलग ग्रुप बना के, एक ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट बना के लोगों को अपनापन लगे। फोर्थ, एस्टीम नीड। 2 टाइप के होते हैं एस्टीम, एक होता है सेल्फ एस्टीम, एक होता है एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम मतलब तुम्हारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, कंपीटेंस, अचीवमेंट, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा दूसरे के ऊपर निर्भरता। और दूसरों का एस्टीम मतलब उनका रेप्यूटेशन, उनका स्टेटस, उनका रिकॉग्निशन। ये भी इन्फिनिट है, तुमको जितना इज्जत दे उतना कम। ठीक है, तो ये सब चीज में कैसे ध्यान रखना, किसी को कभी इंफीरियर फील मत कराना। कोई इंप्लॉय से गलती हुआ तो उसको ये नहीं कि डांट दें, इंफीरियर फील कराएं, उसको कमजोर दिखाएं, उसको लाचार दिखाएं, नहीं। ये सब एस्टीम नीड्स को तोड़ता है। लास्ट में था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि एक अपना आखिरी पोटेंशियल तक पहुंच गया, इस लेवल पे ये इतना ही काम कर सकता है, अब इसको प्रमोट करो, नेक्स्ट लेवल भेजो ताकि इसको और काम करने का मन करे। इट इज द डिजायर ऑफ बिकमिंग व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। इट इज एन इन्फिनिट एंड ग्रोथ नीड, इसमें ग्रोथ हो रहा है। तुम्हारा क्या, तुम 10th का एग्जाम बार बार दे रहे थे, नहीं, 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुआ, अब 11th में जाओ। इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नेक्स्ट लेवल में भेजना। बचपन से ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग के साथ हो रहा है, जाने अनजाने। इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड हियर वेरी फ्यू पर्सन सेटिस्फाई इट। The condition of modern industrial life provide limited opportunity for the satisfaction of self-actualization. अब थोड़ा इवैल्यूएशन करते हैं। नीड हायरार्की, ये क्या है? इसमें एक पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न है, एक ऐसे है कि मतलब सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सोशल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक सीढ़ी है जो हमेशा ये पैटर्न काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसको ना रिजिड स्ट्रक्चर मत देखो हर सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए। मैस्लोस नीड प्रायोरिटी मॉडल ऑफ मोटिवेशन हैज गेन्ड एक्सटेंसिव पॉपुलैरिटी। क्यों पॉपुलर हुआ ये? क्यों? क्योंकि ये सिंपल है बाकियों के मुकाबले और लॉजिकल है। ये कंपैटिबल है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ। कैसे? यहां पे एक्सप्लेन करता है कि एक इंसान को क्यों डिफरेंटली बिहेव करना है 2 अलग अलग सिचुएशन में। It provide an insight into what is common to all. सब में क्या कॉमन है? ये 5 नीड। It extend to all area of human life. हर जगह उठा के इसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई वर्क सिचुएशन में ऐसे लिमिटेड नहीं। इट इज नॉट लिमिटेड टू वर्क सिचुएशन, पर्सनल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा एम्पेरिकल सपोर्ट है। क्यों? बिकॉज इट्स propositions could not be vigorously tested through empirical research
ऐसे कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर कि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये मान्यता है। द थ्योरी कुड नॉट बी वैलिडेटेड बट इट इज सेड टू कंटेन सम फंडामेंटल ट्रुथ, मतलब ये मान्यता है कि ऐसा सच है, मतलब इन द मोस्ट केसेस ये सही है, कहीं कहीं पे सही नहीं भी होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही तरीका अपनाते हैं मोटिवेशन को लेके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो भैया लोग इसको क्यों नहीं अपनाते, क्यों इसका निंदा करते, क्रिटिसाइज करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज मास्लोस थ्योरी क्रिटिसाइज्ड, उसका निंदा क्यों होता है? देखो, नीड आर द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, पीपल सीक ऑब्जेक्ट एंड एंगेज इन बिहेवियर दैट इज इन no way connected with the gratification of need. There are other motivating factors like perception, expectation, experiences, etc. यहाँ पे हम लोग अभी तक बार बार इस चैप्टर में सुन रहे हैं नीड नीड नीड, जरूरत जरूरत जरूरत, क्या यही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है? नजरिया, एक्सपेक्टेशन, एक्सपीरियंस, ये सब क्या मोटिवेट नहीं करता? अगर तुमको कोई नया एक्सपीरियंस दे रहे तुम मोटिवेटेड फील नहीं करोगे? करोगे। तो सिर्फ जरूरत नहीं होता, ऐसे क्या तुमको एक्वाटिका जाने का मन है, मतलब कोई वाटर किंगडम टाइप का कुछ झूला वगैरह में झूलने का क्या मतलब जरूरत है? नहीं, लेकिन वहां से एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि यार यहाँ पे काम करो फिर हम लोग तुमको झूला झुलाने ले जाएंगे, बचपन में होता था ना, तो वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसका यहाँ जिक्र नहीं हुआ, उस फैक्टर का नहीं हुआ, खाली जरूरत देखा गया, दैट्स इट। दूसरा देखो, दूसरा काफी फनी बोलता है ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि सिंपल चाहिए लेकिन इतना भी सिंपल नहीं चाहिए ह्यूमन नीड और मोटिवेशन को लेकर। नीड रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट डू नॉट ऑलवेज फॉलो द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हायरार्की सजेस्टेड बाय मैस्लो। नीड क्लासिफिकेशन इज समवॉट आर्टिफिशियल एंड आर्बिटरी as human need cannot be classified into neat watertight compartment, therefore the theory may not have universal validity। इसका क्या मतलब है? देखो, जरूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है ये हर बार फॉलो हो सकता है कि किसी को सोशल नीड का जरूरत नहीं है, उसको नहीं जरूरत है लोगों से घुल मिल के प्यार मोहब्बत का, तो वो स्टेप को पार कर देगा। बहुत लोग का होता है कि उसको जरूरत नहीं है रिकॉग्निशन का, उसको पसंद नहीं कि लोग उसको ऐसे मतलब काफी तारीफ करें, उसको छुपा रहना पसंद है, इंट्रोवर्ट है, तो वो स्टेप पार कर देगा। ऐसे यूनिवर्सल नहीं कि ये सीढ़ी का हर पहलू पे पैर रखना है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए बोलता था कि यार तुम ये काफी रिजिड चीज बना दिया है, इसको बदल नहीं सकते हैं क्या, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं क्या? मास्लो कहता था नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता था। वही बात थर्ड में बोला, हायरार्की जो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा फिक्स्ड हो, अलग लोग अलग ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि सिंगर पेंटर, उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए, ना कि सोशल सिक्योरिटी वाला, सेफ्टी वाला। उसी तरीके से हर सोल्जर का अलग नीड होगा, एक्टर का अलग नीड होगा, मैनेजर का अलग नीड होगा, तो सबका अलग अलग नीड है, तो ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका बुराई करता था लोग। जो ये वर्ड है यहाँ पे क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? निंदा करना, बुराई करना, ठीक है। तो कह सकते कि ये डिसएडवांटेजेस था, ऊपर एडवांटेजेस पड़े, ये डिसएडवांटेजेस है। फिर चौथा, मैस्लो का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है। It is a clinically derived theory and its unit of analysis is the individual. That is why Maslow presented his model with apologies to those who insisted on conventional reliability, validity, sampling, etc. सिंपल वर्ड में काफी स्मॉल सैंपल था। सैंपल क्या होता है पता है तुम लोग को? देखो दिखाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, एक देश में बहुत से लोग होते हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो सैंपल मतलब कि मानो 100 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग हैं, तो उसमें से मात्र 50 जन को चुना तुम, 50 लोग को, या फिर 50,000 को, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि ये 50,000 में हर टाइप के लोग हों, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है ना। यहाँ जो सैंपल है वो क्या है भैया? वो स्मॉल है, छोटा है। 100 मिलियन के सामने 50,000 बहुत छोटा सा सैंपल है। सैंपल क्या होता है कि यार ट्राई कर लो, हम लोग मिठाई दुकान जाते हैं, ये कैसा है खाने में, लो सैंपल ले लो, फ्री में खा के देखो,
यानी कि बहुत सारे मिठाई में से तुम एक मिठाई चखते हो, तुम एज्यूम करते हो कि बाकी सब मिठाई भी वैसा ही होगा और खरीदते हो। बट यहाँ पे तो लोग हैं और जरूरी नहीं है कि ये 50,000 लोग जैसे हैं वैसे ही बाकी 100 मिलियन हो, नहीं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट लाया था ये काफी छोटे सैंपल पे लाया था, बहुत कम लोगों पे टेस्ट किया गया था, तो ये चीज इनका एक खराबी था। और एट लास्ट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है कि एक नीड एक बार सेटिस्फाई हो जाए तो मोटिवेटिंग फोर्स छूट जाता है। डाउटफुल इस बात को लेके। इट इज ऑल्सो डाउटफुल कि सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट्स द नेक्स्ट नीड इन द हायरार्की। ऐसा भी नहीं है श्योर कि अगर मानो फिजियोलॉजिकल हुआ तो फिर सिक्योरिटी नीड मेरा अंदर जन्म होगा। हो सकता है कि मेरे को सिक्योरिटी से ज्यादा सोशल नीड का जरूरत है, हम डेस्परेट है प्यार को लेकर, अब बिलोंगिंगनेस को लेकर, तो ये भी होता है। तो ये हो गया कुछ डिसएडवांटेजेस। द सेम नीड मे नॉट लीड टू द सेम रिस्पॉन्स इन ऑल इंडिविजुअल। सेम नीड, सेम जरूरत हर किसी में सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करे ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी का कोई जरूरत कोई और रिस्पॉन्स कोई और एक्शन का देखे। फॉर एग्जाम्पल यू नीड मनी, तो तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे, अपने काबिलियत पे कमाओगे। बट कोई मिस्टर एक्स है, वो क्या करेगा, मर्डर करेगा, पैसा ले लेगा, चोरी कर लेगा। तो जरूरी नहीं है सेम नीड सेम रिस्पॉन्स जनरेट करे हर इंडिविजुअल के केस में। सिमिलरली वन पर्टिकुलर बिहेवियर मे बी डिफरेंट, मे बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट नीड। हो सकता है कि एक बिहेवियर यानी कि जाके किसी ऑफिस में काम करना, दो अलग अलग लोग एक ही काम कर रहे हैं, मानो 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 ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, दोनों एक ऑफिस जाते हैं और वहां के कंप्यूटर्स को बनाते हैं, ठीक है, हजारों कंप्यूटर, तो दो लोग का काम पड़ता है। हो सकता है ये बंदा पैसा के लिए आ रहा है, हो सकता है ये बंदा का पैशन हो। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जरूरी नहीं है कि एक ही नीड से अराइज हो। कंप्यूटर बनाना इज द बिहेवियर, और नीड, एक का नीड था खाना जनरेट करना था, पैसा चाहिए था, एक का था पैशन। तो देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। ऐसा कोई मतलब परफेक्ट एग्जांपल नहीं होता है नीड और बिहेवियर के केस में, यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इस लिमिटेशंस के बावजूद मैस्लो जो है उनका काफी थ्योरी में कॉमन सेंस है, सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड और एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क यही है, ठीक है। ये क्या मदद करता है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल डिफरेंस इन ह्यूमन बिहेवियर। इंटरपर्सनल यानी कि फॉर एग्जांपल दोस्तों के बीच में रिश्ता, दो अलग लोगों के बीच में रिश्ता को बेहतर करना, दैट इज इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल खुद से रिश्ता बेहतर करना। ये सब काफी डीप बात है, फिलोसॉफिकल है, बट समझना होगा। तो ये था मैस्लो का मॉडल। अगला मॉडल हर्ट्जबर्ग्स मॉडल। ओके, सो हर्ट्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग और उनके एसोसिएट्स ने मिलकर 200 के लगभग इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लिया यूएस के पिट्सबर्ग में। ये लोग जो थे इनसे पूछा गया कि ये अपने काम से खुश है या ना खुश। जब इनके आंसर का एनालिसिस हुआ तो ये रिवील हुआ कि बहुत लोग अनहैप्पी थे, डिससैटिस्फाइड थे, नाखुश थे अपने काम से। और ये जो नाखुश था उनके अंदर, नाखुश वाला फीलिंग, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, ये उनके काम के कारण नाखुशी नहीं था, ये डिससैटिस्फैक्शन था वहां के वातावरण, एनवायरनमेंट के कारण। वो जिस माहौल में काम कर रहे थे वो सेटिस्फाइंग नहीं था, इसीलिए उनको काम में मजा नहीं आता था। अभी हर्ट्जबर्ग के अनुसार मेंटेनेंस, हाइजीन, ये सब जरूरी है एक रीजनेबल लेवल पे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। These factors do not provide satisfaction to the employee, but their absence will dissatisfy them. क्या कहना है हर्ट्जबर्ग का, ध्यान दें। हर्ट्जबर्ग का कहना है कि मेंटेनेंस, हाइजीन, ये सब जरूरी नहीं है होना, लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो वो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो डिससैटिस्फाइड रहेंगे। इसीलिए इन फैक्टर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, डिससैटिस्फायर्स। क्या नाम दिया, डिससैटिस्फायर्स। एक सवाल, व्हाट आर डिससैटिस्फाइड, हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग्स मॉडल मेंटेनेंस और हाइजीन
factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction. If these level of satisfaction are not matched, the employees are dissatisfied. Thus, these factors are referred as dissatisfiers. अच्छा, क्या बोलते हैं उसके बाद? These are not intrinsic part of a job, but they are related to condition under which a job is performed. ये जॉब का अंदरूनी हिस्सा नहीं है. जब जॉब होगा तो क्या एम्प्लॉय को बोलेंगे कि देखो तुमको सैलरी तो हम 3 करोड़ देंगे, लेकिन तुमको काम करना है कूड़ा कचरे के ढेर के बीच में. ये सब बात होता है क्या? नहीं, ये सब वहां जाने के बाद पता चलता है. तो ये इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है जॉब का कि तुम जॉब कर रहे हो तो हाइजीन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर वो काम हो रहा है. ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है. ठीक है, ओके. तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मतलब अंदर, जॉब के अंदर का हिस्सा है, या फिर जॉब के बाहर का? जॉब के बाहर का. जैसे कि देखो, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी का क्या पॉलिसी है? लोग को कैसे निकालता है, लोग को जॉब कैसे देता है, क्या सीन है कंपनी का. दूसरा, टेक्निकल सुपरविजन. इसका मतलब कि मानो तुमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो तुमको सुपरवाइज करने के लिए कोई है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा मदद करे. तीसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स. तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है ऑफिस के अंदर. इंटर रिलेशनशिप विद सुपीरियर. तुम्हारे ऊपर जो बॉस है उनके साथ कैसा रिश्ता है. इंटर रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स. तुम्हारे अंडर जो है उनके साथ कैसा रिश्ता है. सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये सारा मेंटेनेंस फैक्टर है जो हर ऑफिस में अच्छा होना चाहिए. मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हुआ? अचीवमेंट. तुमको कुछ अचीवमेंट मिला है, तुमको कोई प्राइज दिया गया, कोई मोमेंटम दिया गया, ट्रॉफी या फिर मेडल दिया गया, तो वो उससे बेहतर लगता है, मोटिवेट होते हो. रिकॉग्निशन, इज्जत मिल रहा है, पहचान मिल रहा है. एडवांसमेंट, ग्रोथ हो रहा है, तुमको प्रमोशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रोथ के लिए, जिम्मेदारियां मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क इटसेल्फ, खुद से काम करने का मौका. ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स है. और वहां ये सब क्या है? ये सब है भैया मेंटेनेंस फैक्टर, और ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर. एट द सेम टाइम क्या बोलता है कि मोटिवेशन फैक्टर जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं जॉब के अंदर. इस फैक्टर्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिससेटिस्फाई होंगे और उनका परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फॉल होगा. हर्सबर्ग नोट किए कि जो 2 सेट ऑफ फैक्टर्स है वो यूनिडायमेंशनल है. ये यूनिडायमेंशनल मतलब, इसका मतलब देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन वन डायरेक्शन ओनली. ध्यान से इस बात को डाइजेस्ट करो. हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर है. पहला फैक्टर मेंटेनेंस का जो जॉब के बाहर है लेकिन जरूरी है. दूसरा फैक्टर मोटिवेटिंग का जो जॉब के अंदर है. दोनों फैक्टर है तो अलग अलग, एक जॉब के बाहर एक जॉब के अंदर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है. इसका मतलब कि दोनों एक तरफ जा रहा है. दोनों का एट लास्ट मोटिव क्या है कि जो लोग तुम्हारे यहां काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. उन्होंने एडमिट किया दैट potency of any job factors is not solely a function of the nature of the factor itself. Okay, so हर्सबर्ग, फ्रेडरिक हर्सबर्ग और उनके एसोसिएट्स ने मिलकर 200 के लगभग इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लिया यूएस के पिट्सबर्ग में. ये लोग जो थे इनसे पूछा गया कि ये अपने काम से खुश है या ना खुश. जब इनके आंसर का एनालिसिस हुआ तो ये रिवील हुआ कि बहुत लोग अनहैप्पी थे, डिससैटिस्फाइड थे, नाखुश थे अपने काम से. और ये जो नाखुश था उनके अंदर, नाखुश वाला फीलिंग, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर जॉब. ये उनके काम के कारण नाखुशी नहीं था, ये डिससैटिस्फैक्शन था वहां के वातावरण, एनवायरनमेंट के कारण. वो जिस माहौल में काम कर रहे थे वो सेटिस्फाइंग नहीं था, इसीलिए उनको काम में मजा नहीं आता था. अभी
हर्सबर्ग के अनुसार मेंटेनेंस, हाइजीन ये सब जरूरी है एक रीजनेबल लेवल पे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो. These factors do not provide satisfaction to the employee, but their absence will dissatisfy them. क्या कहना है हर्सबर्ग का, ध्यान दें. हर्सबर्ग का कहना है कि मेंटेनेंस, हाइजीन ये सब जरूरी नहीं है होना, लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो वो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे. इसीलिए इन फैक्टर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, डिससेटिस्फायर्स. क्या नाम दिया, डिससेटिस्फायर्स. एक सवाल, व्हाट आर डिससेटिस्फाइड, हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग्स मॉडल मेंटेनेंस और हाइजीन factors are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction. If these level of satisfaction are not matched, the employees are dissatisfied. Thus, these factors are referred as dissatisfiers. अच्छा, क्या बोलते हैं उसके बाद, These are not intrinsic part of a job, but they are related to condition under which a job is performed. ये जॉब का अंदरूनी हिस्सा नहीं है. जब जॉब होगा तो क्या एम्प्लॉय को बोलेंगे कि देखो तुमको सैलरी तो हम 3 करोड़ देंगे, लेकिन तुमको काम करना है कूड़ा कचरे के ढेर के बीच में. ये सब बात होता है क्या, नहीं. ये सब वहां जाने के बाद पता चलता है. तो ये इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है जॉब का कि तुम जॉब कर रहे हो तो हाइजीन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर वो काम हो रहा है. ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है. ठीक है, ओके. तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब अंदर, जॉब के अंदर का हिस्सा है, या फिर जॉब के बाहर का, जॉब के बाहर का. जैसे कि देखो, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी का क्या पॉलिसी है, लोग को कैसे निकालता है, लोग को जॉब कैसे देता है, क्या सीन है कंपनी का. दूसरा, टेक्निकल सुपरविजन. इसका मतलब कि मानो तुमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो तुमको सुपरवाइज करने के लिए कोई है तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा मदद करे. तीसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स. तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है ऑफिस के अंदर. इंटर रिलेशनशिप विद सुपीरियर. तुम्हारे ऊपर जो बॉस है उनके साथ कैसा रिश्ता है. इंटर रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स. तुम्हारे अंडर जो है उनके साथ कैसा रिश्ता है. सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये सारा मेंटेनेंस फैक्टर है जो हर ऑफिस में अच्छा होना चाहिए. मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हुआ, अचीवमेंट. तुमको कुछ अचीवमेंट मिला है, तुमको कोई प्राइज दिया गया, कोई मोमेंटम दिया गया, ट्रॉफी या फिर मेडल दिया गया, तो वो उससे बेहतर लगता है, मोटिवेट होते हो. रिकॉग्निशन, इज्जत मिल रहा है, पहचान मिल रहा है. एडवांसमेंट, ग्रोथ हो रहा है तुम्हारा, तुमको प्रमोशन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रोथ के लिए, जिम्मेदारियां मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क इटसेल्फ, खुद से काम करने का मौका. ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स है. और वहां ये सब क्या है, ये सब है भैया मेंटेनेंस फैक्टर, और ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर. एट द सेम टाइम क्या बोलता है कि मोटिवेशन फैक्टर जो होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं जॉब के अंदर. इस फैक्टर्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिससेटिस्फाई होंगे और उनका परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी फॉल होगा. हर्सबर्ग नोट किए कि जो 2 सेट ऑफ फैक्टर्स है वो यूनिडायमेंशनल है. ये यूनिडायमेंशनल मतलब, इसका मतलब देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन वन डायरेक्शन ओनली. ध्यान से इस बात को डाइजेस्ट करो. हर्सबर्ग के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर है. पहला फैक्टर मेंटेनेंस का जो जॉब के बाहर है लेकिन जरूरी है. दूसरा फैक्टर मोटिवेटिंग का जो जॉब के अंदर है. दोनों फैक्टर है तो अलग अलग, एक जॉब के बाहर एक जॉब के अंदर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है. इसका मतलब कि दोनों एक तरफ जा रहा है. दोनों का एट लास्ट मोटिव क्या है कि जो लोग तुम्हारे यहां काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. उन्होंने एडमिट किया दैट potency of any job factors is not solely a function of the nature of the factor itself. भैया पोटेंसी का मतलब क्या होता है
पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति। तो किसी भी जॉब का जो शक्ति है, उसका स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जॉब के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये रिलेट करता है किसी इंडिविजुअल, एक इंसान के खुद के पर्सनालिटी के ऊपर, कि वो मोटिवेशन सीकर है या फिर वो मेंटेनेंस सीकर है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी होगा, तुमको अचीवमेंट मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, वो ज़्यादा मोटिवेट करता है, जबकि किसी और के लिए मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरी होगा। यानी कि भले ही उनको अचीवमेंट ना मिल रहा हो, ग्रोथ ना मिल रहा हो, लेकिन उनको अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने नीचे लोगों के साथ, अपने ऊपर बॉस के साथ अच्छा रिश्ता पसंद है। तो ये एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोटिवेशन सीकर है या फिर मेंटेनेंस सीकर। मोटिवेशन सीकर क्या देखेगा कि भैया उसको जो है ये सब चीज मिले, और मेंटेनेंस उसको ये सब चीज मिले। सिंपल। देखो उसी को इंग्लिश में बोला, a motivation seeker is motivated primarily by the nature of the task and has high tolerance for poor environmental factors. motivation seeker के लिए environmental factor उतना अहमियत नहीं रखता है, उनके लिए ये जो है ये प्रायोरिटी है, उनको इससे उतना मतलब नहीं है। एट द सेम टाइम जो मेंटेनेंस सीकर है, उनको किससे मतलब है? इन्वायरमेंट से। वो मोटिवेशन अपॉर्चुनिटी से बचना चाहते हैं, उनको इन्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। He is dissatisfied with maintenance factors surrounding the job. He shows little interest in the kind and quality of work. उसको काम से मतलब नहीं है, उसको माहौल से मतलब है। Herzberg theory has received a great deal of attention and it has become popular among managers. One striking conclusion of Herzberg's theory is that one cannot achieve high performance, underline करना, one cannot achieve high performance simply by improving wages and working conditions. The conclusion should be an eye-opener to managers who go on improving wages and fringe benefits with the hope of improving efficiency. क्या होता है, तू मैनेजर बन गया, तू बहुत पैसा दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, लेकिन वो लोग का काम बेहतर हो ही नहीं रहा है, वो लोग सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मोटिवेटिंग फैक्टर तो दे रहे हो, मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे होगे। That is the reason. हर्जबर्ग स्ट्रेस करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर पे, जो अंदर में होता है जॉब का। The key to job satisfaction and high performance lies in job enrichment. Herzberg's two-factor theory has made a significant contribution towards improving managers' basic understanding of human behavior. His theory is simple and based on empirical data. It offers specific actions for managers to improve motivation and performance. This theory has exercised tremendous impact in stimulating thought, research and experimentation in the area of motivation. इतना क्या बोला? सिंपल वर्ड में यही बात बोला कि इनका जो काम था उसको बहुत सराहाया गया, बहुत उनका बड़ाई हुआ। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, जो एकदम नॉर्मल समझ होना चाहिए, उसको बेहतर बनाता है। ये थ्योरी सिंपल है और इसका डाटा भी कलेक्टेड है। ये टेस्ट किए थे ऊपर, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ये टेस्ट किए थे इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स के ऊपर, है ना, 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट के ऊपर। तो ये टेस्टेड डेटा है। ये मैनेजर को एक्शन देता है कि भाई तुम ये काम करो, देखना मोटिवेशन इंक्रीज होगा। ठीक है। ट्रेडिशनली जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन वर व्यूड एज अपोजिट एंड्स ऑफ अ सिंगल कॉन्टिनम। ठीक है, एक पोल का अलग एंड था, जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन। Herzberg's findings indicate that dissatisfaction is not simply the opposite of satisfaction or motivation. Satisfaction and dissatisfaction are independent rather than opposite ends of the same continuum. दोनों आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे डायग्राम में बनाया, एक तरफ मोटिवेटिंग फैक्टर का सेटिस्फैक्शन है, एक तरफ नो सेटिस्फैक्शन। अगर लोग खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो क्या होगा? वो लोग मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए, उनको मजा आएगा काम करने में। लोग डिससैटिस्फाइड है तो मजा नहीं आएगा। वैसे ही हाइजीन फैक्टर का है, सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे डायग्राम से बताया गया। अब ये बताना है कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, क्या निंदा हुआ, क्यों लोग बुराई करते थे। सबसे पहले द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ 200 अकाउंटेंट। मात्र 200 लोग के ऊपर अब ये बड़ा बड़ा डिसीजन ले रहे हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो। ये पहला
क्रिटिसिज्म था, निंदा था। सेम स्टडी से ज्यादा सैंपल पे अलग रिसर्चर अलग कंक्लूजन्स पे आ रहे हैं। देखो ये जो थ्योरी है इट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू नॉलेज वर्कर्स। नॉलेज वर्कर मतलब जो लोग फॉर एग्जांपल बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर्स पे, या फिर जिनका नॉलेज का काम है, ना कि लेबर का काम, मेहनत का काम, फिजिकल काम। ये जो बैठ के दिमाग से काम करते हैं उनके लिए बेहतर है। स्टडीज ऑफ मैनुअल वर्कर आर लेस सपोर्टिव ऑफ द थ्योरी, देयरफॉर द थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अभी नॉलेज वर्कर तुम एक बैठ के काम करोगे तो तुमको क्या चाहिए? एक सुंदर ऑफिस। एट द सेम टाइम एक लेबर जिसको जाके सामान ढोना है, उसको एक ऑफिस से क्या मतलब? उसको तो मतलब है कि वो सामान जो है वो हल्का हो, या फिर उसको उठाने के लिए उसके पास एडिक्वेट स्ट्रेंथ हो, एडिक्वेट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो। तो यही है यहाँ पे पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा, हर्जबर्ग मॉडल इज मेथड बाउंड एंड इज लिमिटेड बाय द क्रिटिकल incident method used to obtain information when satisfied people attribute to the causes of their feeling to themselves. When they are dissatisfied, they attribute their failure to outside forces. People tend to tell the interviewer what he would like to hear rather than what they really feel. The interview method used by Herzberg suffers from biasness. The approach is highly subjective. Therefore, the empirical validity of the theory is doubtful. यहाँ पे क्या बोलता है कि यार ये काफी सब्जेक्टिव है, ये बायस है, मतलब भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। कैसे? अभी हम तुमसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि तुम किसी काम में फेल क्यों हुए, तो व्हाट विल बी आंसर? इस कारण से या फिर उस कारण से। तुम अपने अंदर के कारण को नहीं बताओगे, अपने बाहर के कारण को बताओगे। और यही तो भेदभाव है। कारण अंदर भी तो हो सकता है, तुम्हारे अंदर भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि यार आगे वाला जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या पता सच बोल रहा हो, क्या पता वो सही पॉइंट को बता भी रहा हो, ये दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम, द थ्योरी फोकसेस टू मच अटेंशन ऑन सेटिस्फैक्शन रादर देन परफॉर्मेंस लेवल। भैया जब से आप हर्जबर्ग का बात कर रहे हो, आप एक वर्ड ही बोले सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस कहां गया, एफिशिएंसी कहां गया? देखो, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस। ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन जो इनका टू फैक्टर मॉडल है, हर्जबर्ग का टू फैक्टर मॉडल, ये ओवर सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है मोटिवेशन को, प्रोसेस को लेके। ये लोगों का कहना था कि भाई सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, तीनों चीज पे ध्यान देना है ना। तुम सेटिस्फैक्शन पे दे रहा, मोटिवेशन पे दे रहा है, परफॉर्मेंस का क्या, उसको बेहतर कैसे करें? इसका जवाब नहीं मिला लोगों को। और लास्ट में डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंटेनेंस फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कोई एक फैक्टर ऐसा निकल के आए जो मोटिवेटिंग भी हो कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मेंटेनेंस हो। उनको नॉर्मल लेवल पे वो चीज चाहिए ही चाहिए, जबकि अगर किसी को और को वो चीज मिले तो वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये टोटल 4 निंदा था, क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी को लेकर। ठीक है, तो हर्जबर्ग भी क्लियर हो गया, और जो नंबर 1 पे हम लोग पढ़े थे मैस्लो, वो भी क्लियर हो गया। अब आते हैं मैकग्रेगोर के मॉडल पे। अगेन अनदर फेमस मॉडल डेवलप्ड मोटिवेशन के थ्योरी को लेके। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। यहां पे एक वर्ड का यूज हुआ, हाइपोथेसिस, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट किया गया और कुछ सैंपल्स के बेसिस पे डिसीजन लिया गया। मैकग्रेगोर, जो डगलस मैकग्रेगोर थे, उनके हिसाब से द फंक्शन ऑफ मोटिवेटिंग पीपल इन्वॉल्व सर्टेन अजम्पशंस, कुछ मान्यता रखना जरूरी है ह्यूमन नेचर को लेकर। देयर आर 2 अल्टरनेटिव सेट ऑफ अजम्पशन, 2 अल्टरनेटिव सेट वो बैठाएं। एक को नाम दिए थ्योरी एक्स, एक को नाम दिए थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन क्या प्रेजम्पशन है? उनका 5 प्रेजम्पशन है। पहला, द एवरेज इंडिविजुअल, यानी कि एक नॉर्मल इंसान इज बाय नेचर इंडोलेंट एंड विल अवॉइड वर्क इफ ही कैन, यानी कि अगर वो कोशिश करे, मतलब अगर उसको काम मिल रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो उस काम से भागे, बचे। ये पहला असम्पशन था कि एक नॉर्मल आदमी का ये टेंडेंसी होता है, वो ऐसा करता है। पहला बात। दूसरा मान्यता क्या था कि एक नॉर्मल आदमी, एवरेज पर्सन, लैक्स एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड प्रेफर्स टू बी लेड। 3 बात बोल रही है एक लाइन में कि एक नॉर्मल आदमी में एम्बिशन लैक होता है, मतलब ऐसे कोई गोल और उस गोल को लेके अपने दिल में एक जुनून नहीं होता है, उनको जिम्मेदारी नहीं पसंद और उनको पसंद है कि उनको कोई आगे रास्ता दिखा और वो चुपचाप चलते रहे, एक एवरेज आदमी, नॉर्मल इंसान। तीसरा, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक नॉर्मल आदमी इनहेरेंटली अंदर से सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मतलब नहीं है, उनको खुद से मतलब है। फोर्थ, मोस्ट पीपल आर बाय नेचर रेजिस्टेंट टू चेंज। अगर तुम चेंज कर रहे हो तो ज्यादातर लोग उस चेंज का आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, उनको सिक्योरिटी चाहिए, चेंज नहीं। एंड द फिफ्थ वन, एवरेज इंडिविजुअल इज गलीबल, नॉट वेरी ब्राइट, द रेडी विक्टिम ऑफ द स्कीमर। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम उसको सोचोगे वो काम सारा कर ले और वो अच्छे से कर लेगा। ज्यादातर लोग ब्राइट नहीं होते, गलीबल होते हैं, ठीक है। गलीबल मतलब जो लोग आसानी से धोखा खा जाए, ठीक है। तो 5 चीज पढ़े, रिपीट करना है। पहला, इंडिविजुअल जो है वो काम से भागेगा। दूसरा, उनमें एम्बिशन नहीं होता है, गोल नहीं होता है, वो जिम्मेदारी से भागते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई रास्ता दिखाए, ना कि वो किसी को। तीसरा, एवरेज इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि ज्यादा चेंजेस हो, उनको चाहिए सिक्योरिटी। एंड द फिफ्थ वन, एवरेज इंडिविजुअल गलीबल है, ना कि ब्राइट। इन एजम्पशंस के बेसिस पे जो कन्वेंशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट है वो कुछ प्रपोजिशंस रखे सामने। पहला, मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। क्या होता है वो एलिमेंट, क्या है जिसका यहाँ पे बात हो रहा है, जिसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है? पैसा यानी कि मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट, पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक गेन। ध्यान से समझो इस बात को। देखो, 3 प्रपोजिशंस है ऊपर बेस्ड अजम्पशंस के ऊपर, ठीक है। पहला कि मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि एक प्रोडक्टिव एंटरप्राइज बनाने के लिए जो चीज का जरूरत है वो दे। क्या चीज का जरूरत होता है? पैसा है, दो एम्प्लॉय को। मटीरियल है, सामान जिससे काम होगा, दो। इक्विपमेंट, मशीन जिस पे काम होगा, दो। पीपल, लोग जिनका जरूरत है, दो। ये 4 चीज जब तुम दोगे तभी तुम्हारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, ये कहना था। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला? विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, लोगों का जब बात किया जाए तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग देयर एफर्ट, मोटिवेटिंग देम, कंट्रोलिंग देयर एक्शंस एंड मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर टू फिट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब लोगों का बात हो, मैनेजमेंट को क्या ध्यान रखना है कि वो लोगों के एफर्ट को डायरेक्ट करे, एक दिशा दे, उनको मोटिवेट करे, उनके एक्शंस को अपने कंट्रोल में रखे, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड है वो पूरा हो सके। अगर मैनेजमेंट एक्टिव एक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, एक्टिव नहीं है लोगों के बात को लेकर, तो लोग क्या होंगे? पैसिव होंगे, यानी कि रेजिस्टेंस दिखाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा नहीं करना चाहेंगे, दूर भागेंगे। दे मस्ट देयरफॉर बी परसुएटेड, रिवॉर्डेड, पनिश्ड, कंट्रोल्ड। 4 चीज उनका होना जरूरी है। पहला, परसुएट होना। परसुएट बोले तो राजी होना। दूसरा, रिवॉर्ड मिलना, कुछ प्राइज वगैरह मिलना। तीसरा, कुछ बदमाशी के तो पनिशमेंट मिलना, पेनल्टी मिलना। और चौथा, ये तीनों के बेसिस पे कंट्रोल करना। आई एम रिपीटिंग, ऊपर 5 अजम्पशन पढ़े हैं। 5 अजम्पशन देखने के बाद 3 बात इन्होंने कहा, मैकग्रेगोर ने। पहला कि जिस चीज का मैनेजमेंट, जिस चीज का ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है वो मैनेजमेंट देगा। 4 चीज, पैसा, सामान जिस चीज पे काम होगा, इक्विपमेंट और पीपल। फिर दूसरा बात पे बोले कि जब बात पीपल का आता है, लोगों का आता है, तो हम लोग एज अ मैनेजर को क्या करना है? उनके एफर्ट को डायरेक्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके एक्शन को कंट्रोल करना है और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। और तीसरा बात कि भाई 4 चीज करवाना है तुमको उनसे, उनको परसुएट यानी कि राजी करने के वो काम करे, अगर वो काम करे तो उनको रिवॉर्ड दो, काम नहीं कर दे पनिशमेंट दो, और ये 3 के बेसिस पे कंट्रोल करो उनको। ओके, अब बात करते हैं आगे। The above assumptions are negative in nature.
Therefore, theory X is a conventional or traditional approach. पुराना है. External control is considered appropriate for dealing with unreliable, irresponsible and immature people. क्या कह रहे हैं कि जो लोग अनरिलायबल है, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इररिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इमेच्योर, बच्चा बुद्धि है अभी भी, उनके लिए एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहर से कंट्रोल रखना जरूरी है. मैकग्रेगोर का कहना है कि वो लोग अंदर से कंट्रोल नहीं रख सकते, वो लोग के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोग खुद को कंट्रोल में रखें. तो क्या करो, बाहर से कोई ऐसा फोर्स लगाओ कि वो लोग डरे या फिर रिवॉर्ड के लालच में काम करें. An organization built upon theory X notion will be one in which there is close supervision, यानी कि लोग गाइड करने के लिए खड़े हैं, ऊपर में जो बॉस है उसका कंट्रोल है अपने लोगों के ऊपर, और सारा काम बॉस देख रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. लीडरशिप in such an organization will tend to be autocratic and workers will have very little say in decision affecting them. इस टाइप का काम में जो थ्योरी एक्स जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, हम लोग बात कर चुके हैं. खाली एक बंदा के हाथ में सारा कंट्रोल है और यहां पे लोगों का क्या कहा सुना नहीं होगा, तुम्हारा कोई बात नहीं सुना जाएगा डिसीजन लेते टाइम. तो यहाँ पे जो माहौल है वो इम्पर्सनल है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अगेन, कि भाई तुमको हम दिखा रहे हैं कैरेट और तुम भागते रहो उसके पीछे. बात करते थ्योरी वाई के बारे में. थ्योरी एक्स क्या था, उसका एक फॉल्टी कंसेप्शन था ह्यूमन नेचर को लेकर. मैकग्रेगोर को समझ में आ गया कि भाई थ्योरी एक्स जो है वो कुछ जगह पे फेल हो रहा है. तो भाई अब क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि यार सेल्फ फुलफिलमेंट का बात नहीं हो रहा है, खुद के अंदर में जो सेटिस्फैक्शन है उसका बात नहीं हो रहा है, ईगो सेटिस्फैक्शन का, एक अंदर में जो फीलिंग आता है कि हाँ काम करके मजा आया, वो सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है. और सोशल नीड तो बात ही नहीं किया कि यार दोस्त यारी, ऑफिस में माहौल, लोगों के आपस के बीच में, उसका तो बात ही नहीं हुआ. इस ह्यूमन नीड को मीट करने के लिए मैकग्रेगोर लाए थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई. इसमें क्या था, इसमें 4 अजम्पशंस था. पहला, मैनेजमेंट, सॉरी ये 4 बात बोलता है. ठीक है, क्या बोलता है देखो, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड. मैनेजमेंट जिम्मेदार है एलिमेंट्स को सजाने के लिए, एक अच्छा एंटरप्राइज बनाने को. यानी कि एलिमेंट का बात हुआ था मनी, पैसा, मटेरियल, सामान. अभी कॉपी बनेगा तो पेजेस तो चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा, इक्विपमेंट, और चौथा पीपल. तो इसको किस तरीके से तुम बनाओगे, किस तरीके से सीरीज में रखोगे, कितना क्या रखना है, ये डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट लेगा. दूसरा, पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव और रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नीड. ऐसा नहीं है कि लोग ना नेचर से, जन्म से ही ऑर्गेनाइजेशन के नीड के विरोध करते हैं. उनका ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो गोल है वो पसंद नहीं आता है. कुछ रीजंस होता है, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ये थ्योरी वाई में बताया. तीसरा, मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी फॉर अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड readiness to direct behavior toward organizational goals are present in people. Management does not put them there. लोग के अंदर मैनेजमेंट जो है वो पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट नहीं डाल रहा है, वो उसको बेहतर नहीं बना रहा है, वो बस लाइट दिखा रहा है. ये उनके अंदर ऑलरेडी होता है. लोगों के अंदर जिम्मेदारी लेने का जो एटीट्यूड है, बेहतर होने का जो एटीट्यूड है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने का जो क्षमता है, वो ऑलरेडी है. मैनेजमेंट क्या कर रहा है, टॉर्च मार के उनको दिखा रहा है. दैट्स इट. ये यहां पे बोला जा रहा है. मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो रिकॉग्नाइज करे कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा और वो टॉर्च मारे कि भाई देखो ये काम तुम लोग कर सकता है. फोर्थ, द एसेंशियल टास्क ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि वो अरेंज करे ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन को और मेथड को ऑपरेशन का, जिससे लोग अपने गोल को अचीव कर पाए. क्या क्या बोला, आई रिपीट, 4 बात इस थ्योरी में प्रपोज किया. पहला बात, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि एलिमेंट्स को इस सीरीज में रखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव हो. दूसरा बात,
पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो बाई नेचर पैसिव नहीं होते हैं, रेजिस्टेंट नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नीड को लेके। उनके साथ ऐसा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है जो उनको ऐसा बनाता है। तीसरा, मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी फॉर अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेडीनेस टू डायरेक्ट बिहेवियर। ये 4 चीज का बात हो रहा है यहाँ पे कि ये सब ऑलरेडी होता है लोग के अंदर, बस मैनेजर जो होते हैं वो टॉर्च मार के देखते हैं कि देखो ये रहा तुम्हारे अंदर का टैलेंट। फोर्थ, एसेंशियल टास्क ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि वो अरेंज करे किस चीज को, ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस को और मेथड ऑफ ऑपरेशन को, ताकि लोगों का जो एफर्ट है वो मैक्सिमम यूज हो पाए। अभी थ्योरी एक्स का कुछ असम्पशन था, यहां पे थ्योरी वाई का 7 असम्पशन है। कितना? 7। पहला, एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इज एज नेचुरल एज प्ले एंड रेस्ट। क्या बात बोल रहा है? बोल रहा है कि जो तुम फिजिकल और मेंटल एफर्ट को खर्च कर रहे हो वो नेचुरल है, प्ले और रेस्ट वाला हिसाब, कि भाई तुम खेले तो तुमको रेस्ट चाहिए थोड़ा देर, फिर तुम खेलने जाओगे। उसी तरीके से काम किए तो रेस्ट चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद खेलने जाओगे। द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज नो इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क। नॉर्मल इंसान को मन में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको काम से नफरत होता है। अगर वर्क मीनिंगफुल है तो वो तो सेटिस्फैक्शन का सोर्स हो रहा है और उसको मन करेगा काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपना लो, अगर आपको पढ़ के सेटिस्फाइंग लग रहा है, अकाउंट्स पसंद है, वो पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो आप और करोगे उसको, बट उसका भी एक लिमिट होगा, फिर आपको रेस्ट चाहिए होगा, फिर आप वापस से काम कर सकते हो। इस बात को यहां पे बताया पहले लाइन में। ओके। दूसरा, मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू विच ही इज कमिटेड। एक्सटर्नल कंट्रोल और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू वर्क एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो, जब लोग काम नहीं करते तो वो लोग को सेल्फ कंट्रोल लगाना जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डायरेक्शन, खुद को दिशा देना जरूरी है। हमेशा बाहर से डराना, धमकाना, पनिशमेंट का और पेनल्टी का डर बैठाना वो सोल्यूशन नहीं है काम कराने का। थर्ड, कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज अ रिजल्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव को, गोल को पाने के लिए कब मेहनत करते हैं? जब हम लोग को एट लास्ट कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ प्राइज मिले। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ सच रिवॉर्ड, सबसे बेस्ट क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स। तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सबसे बड़ा तुम्हारा रिवॉर्ड क्या है, प्राइज क्या है तुम्हारे लिए? कि तुमको काम करके संतुष्टि मिल रहा है और तुमको ये फीलिंग आ रहा है कि तुम बेहतर हुए हो। तो ये दो तो सिंपल एग्जाम्पल है रिवॉर्ड का। रिवॉर्ड और भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिकॉग्निशन, इज्जत हो सकता है, रेप्यूटेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हर जगह, हर इंडिविजुअल के लिए अलग रिवॉर्ड बेहतर होता है। एक बार उनको गोल सेलेक्ट कर लिए लोग, फिर वो उस गोल के पीछे भागते हैं, भले ही उनको सुपरविजन और कंट्रोल ना मिले, वो भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड चाहिए। अगेन सेम मिस्टेक, यहां 4 कर दो, यहां 5 कर दो या 6 कर दो। द एवरेज ह्यूमन बीइंग अंडर प्रॉपर कंडीशन डज नॉट शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मल कंडीशन के तहत थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग, देखो थ्योरी एक्स में सब नेगेटिव नेगेटिव था, यहां सारा पॉजिटिव बात किया। ठीक है, पहले क्या बोला कि भाई फिजिकल और मेंटल एफर्ट सिंपल है, प्ले एज रेस्ट वाला सीन है। अगर तुम काम कर रहे हो, थोड़ा देर रेस्ट करो, फिर काम करना, तभी मजा आएगा। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है, तुम काम किए जा रहे हो, तो एक टाइम बाद तुम थक जाओगे। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्शन से तुम्हारा काम हो जाएगा, हर बार जरूरी नहीं बाहर से डर भय बैठाना। तीसरा, ऑब्जेक्टिव, तुम्हारे गोल से कमिटमेंट कब आएगा? जब तुमको आगे में एक प्राइज दिख रहा होगा, रिवॉर्ड दिख रहा होगा। चौथा, एक नॉर्मल इंसान प्रॉपर कंडीशन के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागेगा, वो रेडी है ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी। अच्छा, तो लोग अवॉइड क्यों करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? उनके अंदर कोई काम करने का जो क्वालिटी होता है, जो मन होता है, वो मर क्यों जाता है, वो खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका वैसा एक्सपीरियंस होता है, वैसा अनुभव होता है, वो इनहेरेंट कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कोई इंसान जन्म से ही भागे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनका ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनको भगाता है। ये मेंटल लेवल पे पूरा। द कैपेसिटी टू एक्सरसाइज अ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, इंजेन्युइटी
and creativity in the solution of organizational problems is widely not narrowly distributed in the population। यानी कि लोग को क्रिएटिव होना जरूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स इमेजिन करना जरूरी है। कोई एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उनको क्या है, उनको अपना दिमाग खोलना होगा, नॉर्मल से हटकर सोचना होगा, तब उनको अच्छा जवाब मिलेगा। यहां पे यही बात बोल रहा है कि जो क्षमता है एक इंसान के अंदर सोचने का, इमेजिन करने का, क्रिएटिविटी का, इंजेन्युइटी का, वो सॉल्यूशंस देता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम का। और ये जितना अच्छा हो उतना बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड द लास्ट assumption is कि अंडर कंडीशंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज ऑफ पीपल आर ओनली पार्शियली यूटिलाइज। आज के इस दौरान लोगों का जो टैलेंट है, जो उनका पोटेंशियल है, जो उनका क्षमता है, वो तो कुछ नहीं, एकदम मतलब कम ही यूज हो रहा है। उनका बहुत पोटेंशियल है और बहुत यूज हो सकता है। ये नंबर 6 में बताया गया। अभी अगर सिंपल वर्ड में कंपैरिजन करें थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का, तो यहां एक टेबल बना दिया, सिंपल सा चीज। देखो पहला में थ्योरी एक्स, वहां पे काम को लेके थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग लोगों में पहले से डिसलाइक होता है कि यार काम नहीं करेंगे, ये उनके अंदर का प्रॉब्लम है। थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग वर्क नॉर्मल चीज है, लोग करना चाहते हैं बट एक लिमिट तक, उनके बाद उनको आराम भी चाहिए। दूसरा बात थ्योरी एक्स में क्या बोलता है कि लोग अनएम्बिशियस होते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता, उनको मन नहीं करता गोल के लिए काम करना, और उनको ऊपर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो काम करे। थ्योरी वाई क्या कि लोग इतने माहिर होते हैं कि वो खुद के एम्बिशन को चूज करें और काम करना चालू करें। थ्योरी एक्स कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। थ्योरी वाई कि वो चाहते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले लेकिन प्रॉपर कंडीशन में। नंबर 4 थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग लोग क्रिएटिविटी में लैक करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होता है, वो चेंज से भागते हैं। जबकि थ्योरी वाई में क्रिएटिविटी सबके अंदर है। थ्योरी एक्स के 5th पॉइंट में बोलता है कि वो ये जो है नीचे वाला लेवल पे फोकस कर रहा है, मतलब फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी वाला पे, जबकि थ्योरी वाई जो है वो दोनों लेवल पे फोकस कर रहा है, नीचे में भी ऊपर में भी। यानी कि जो पिरामिड पढ़े हम लोग, पांचों का पांचों लेवल पे थ्योरी वाई फोकस करता है। थ्योरी एक्स अगेन एक्सटर्नल कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका कहना है कि बाहर से कंट्रोल बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। जबकि थ्योरी वाई का कहना है कि खुद से लोग खुद पे कंट्रोल करके, खुद को दिशा देके सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल से अचीव कर सकते हैं। 7th ऑथोरिटी जो होता है, पावर जो होता है, वो एक इंसान के हाथ में, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चल रहा है। जबकि थ्योरी वाई में सबको मौका मिल रहा है आके बोलने के लिए, पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप चल रहा है। एंड द लास्ट वन थ्योरी एक्स में लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, जबकि थ्योरी वाई में लोग होते हैं। तो देखा जाए हम लोग दोनों थ्योरी समझ गए। थ्योरी एक्स थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है, थ्योरी वाई थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। तो थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल है, पुराना है। थ्योरी वाई जो है वो नया है, मॉडर्न है। इस चीज का ध्यान रखना है। वो डायनामिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर चेंज होता है, उसका यहाँ पे जिक्र हुआ है। वो किस एजम्पशन पे, रियलिटी के एजम्पशंस पे काम कर रहा है, ज्यादा बेहतर है थ्योरी वाई। एक ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी वाई को फॉलो करता है, वहां पे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जॉब एनरिचमेंट, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड टू वे कम्युनिकेशन। क्या क्या है सुनो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि सारा पावर एक आदमी के हाथ में नहीं है, सबको मौका मिलेगा। जॉब एनरिचमेंट यानी कि जॉब का क्वालिटी बेटर होगा। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप यानी कि लोगों का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होगा। एंड टू वे कम्युनिकेशन यानी कि दोनों तरफ से बात हो रहा होगा, ये नहीं कि एक जन बोल रहा है दूसरा काम कर रहा है। यहाँ पे फोकस है सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। थ्योरी वाई में सेल्फ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल जॉब पे फोकस है कि तुम खुद पे कंट्रोल रखो और काम करो। थ्योरी एक्स क्या करता है, वो एक्सटर्नल कंट्रोल पे कि भाई अब इस बंदा के ऊपर कोई आदमी रखो जो इससे काम करवाए। जबकि थ्योरी वाई कि तुम खुद से काम करो, तेरे ऊपर कोई आदमी नहीं होना चाहिए, खुद को उस लायक बनाओ। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस है ट्रीटिंग पीपल एज चिल्ड्रन एंड ट्रीटिंग देम एज मैच्योर एडल्ट। थ्योरी एक्स में क्या, बच्चा जैसे ट्रीट कर रहा है, थ्योरी वाई में एडल्ट, नॉर्मल बड़ा आदमी जैसे ट्रीट कर रहा है। आफ्टर generations of the former we cannot expect to shift to the latter overnight। हो सकता है कि लोग बहुत टाइम से कोई ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्स फॉलो कर रहे हैं,
अचानक से रातों रात थ्योरी वाई वो फॉलो नहीं करने लगेगा, इसके लिए वक्त लगेगा, यहाँ पे ये बता दिया। मैकग्रेगोर का जो थ्योरी है वो सिंपल है, वो मदद करता है एक अच्छा पर्सपेक्टिव बनाने में, ठीक है। क्या बोलता है? इट हेल्प्स टू क्रिस्टलाइज एंड पुट इनटू राइट पर्सपेक्टिव द फाइंडिंग्स ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके कारण ये दोनों आया। इट हैज जनरेटेड वाइड रेंजिंग एंड lasting interest in the field of motivation. This theory offers a convention framework for analyzing the relationship between motivation and leadership styles. Despite its significance, McGregor's theory has been criticized. इसका भी disadvantage सुना है आदमी लोग। देखो क्या क्या बोला। पहला, ये जो है ओवर जनरलाइज करता है, ओवर सिंप्लीफाई करता है लोगों को। लोग इतने सिंपल नहीं होते हैं। ऐसे तुम एक को बोल दिया कि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, मतलब इसका कहना क्या है? ऑन अगर रेगुलर बेसिस देखा जाए तो ये बार बार एक ही बात बोल रहा है कि थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग लोग बदमाश होते हैं, उनको बाहर से कंट्रोल की जरूरत है, बच्चे टाइप का, और वाई के अकॉर्डिंग लोग समझदार है, वो अपने आप अपना काम कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, लोग हो सकता है कभी ये हो बच्चे हो, कभी समझदार हो, डेली एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया है कि यार तुम सिर्फ बात कर रहे हैं कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, एक बीच का सोल्यूशन निकालो कि लोग जब बच्चा जैसा करे तब क्या करना है, जब एडल्ट जैसा करे तब क्या करना है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, मैकग्रेगर जो है वो सारे मैनेजरियल स्टाइल को निचोड़ के बनाया गया है दो एक्सट्रीम में, एक बहुत अच्छा यानी कि थ्योरी वाई, एक बहुत बुरा यानी कि थ्योरी एक्स, दोनों को मिला के बनाया। रियलिटी का बात नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि दोनों का मिक्सचर होता है हर इंसान में, वहां इसका बात वहां पे नहीं किया। तीसरा, मैकग्रेगर जो है वो सजेस्ट करते हैं टेसिटली दैट जॉब इटसेल्फ इज द की टू मोटिवेशन। वो बोल नहीं रहे, उनका यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन टेसिटली यानी कि ये इंप्लाइड है, ये मतलब लग रहा है उनके बातों से कि जॉब जो है वो अपने में मोटिवेशन है, काम अपने में लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन हर पर्सन, हर लोग मोटिवेशन को उस नजरिए से नहीं देखते हैं और सारा काम ऐसे नहीं होता है। यहां पे इस बात को भी बताया गया। और आखिर में कुछ मैनेजर्स कहते हैं कि थ्योरी वाई जो है वो ह्यूमन नेचर का बात कर रहा है, जो अजम्पशन है वहां पे, बट दे मे फाइंड इट नेसेसरी टू बिहेव इन अ वेरी डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मैनर विद सम पीपल इन द शॉर्ट रन टू हेल्प देम ग्रो अप इन अ डेवलपमेंट सेंस अंटिल दे आर ट्रूली वाई पीपल। होता है ना, कुछ लोग एक्स थे स्टार्टिंग में, कुछ लोग को कंट्रोल करना जरूरी था स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो अडल्ट हो गए। तो यहां पे इस बात को तो बताओ कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये नहीं बताया गया। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। अच्छा, इसको पहले स्टार मार्क कर लो। क्रिटिसिज्म और एडवांटेजेस और assumptions, प्रपोजिशंस, ये सब याद करना है। देखो, अ क्वेश्चन ऑफन पोज्ड इन विच थ्योरी एक्स और वाई इज बेटर। मोस्ट पीपल बिलीव दैट थ्योरी वाई इज मोर डिजायरेबल एंड प्रोडक्टिव। लोगों को क्या लगता है? थ्योरी वाई जो है वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन इट मे नॉट बी द बेस्ट अप्रोच फॉर ऑल सिचुएशन। जरूरी नहीं ऐसा हमेशा सेम हो। थ्योरी एक्स माइट बी मोर सुटेबल इन सम क्राइसिस, कभी कभी थ्योरी एक्स बेटर होता है, लेकिन जो रूटीन वर्क है, फॉर्मल काम है, वहां पे कम अप्रोप्रिएट होता है। कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि इंडिया, वहां पे थ्योरी एक्स अभी भी काम करेगा, लोगों पे कंट्रोल रखना अभी भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये बात को बता दिया गया कि एक्स या वाई क्या रखना है ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुमको चूज करना है। अभी हम लोग 3 टाइप का थ्योरी पढ़े, मैकग्रेगर, मास्लो, हर्जबर्ग। अब थोड़ा आते कंपैरिजन पे, कंपेयर करते हैं पहले मैस्लो की थ्योरी को और हर्जबर्ग की थ्योरी को। हर्जबर्ग क्या कहते हैं? हर्जबर्ग मैस्लो की थ्योरी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे। इनका 2 मॉडल है, मोटिवेशन मेंटेनेंस। तो ये क्या है? ये बेसिकली कंपैटिबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मास्लो के बात में भी, हर्जबर्ग के बात में भी। मैस्लो भी बोल रहे हैं कि बाबू पहले जो है बेसिक नीड पूरा करो फिर ऊपर आना। हर्जबर्ग का भी वही कहना है कि पहले जो उसको काम करने के लिए माहौल का जरूरत है वो दो, फिर तो मोटिवेट करना। दोनों बात सेम करना चाह रहे हैं कि भाई पहले जो सर्वाइवल नीड है उस पे काम करो, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल पे। उसके बाद अगर वो डिससैटिस्फाइड है तो तुम ग्रोथ नीड पे जाओ, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के। दोनों का बात सेम है।
मैस्लो और हर्ट्जबर्ग ऑलमोस्ट सेम बात बोले, बट दोनों में ओवर सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंपल चलता है यार, ये तो काफी सिंपली बता दिया मोटिवेशन के प्रोसेस को। मैस्लो के मॉडल में ह्यूमन नीड को नाम दे दिया और हर्ट्जबर्ग 2 नाम में खत्म कर दिया। हर्ट्जबर्ग का अटेम्प्ट था कि वो जो मैस्लो वाला मॉडल है उसको रिफाइन करें, रीइंफोर्स करें, इजी करके एक नए नजरिए से दिखाएं। ये हर्ट्जबर्ग ने किया। देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है। देखो ये किसका मॉडल है, मैस्लो का। ये ऐसे करके अगर हम लोग देखें ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, तो ये वही चीज है। इसका 5 लेयर है, नीचे से ऊपर जाने का इसमें काम है। और ये किसका है, हर्ट्जबर्ग का। 2 फैक्टर है, एक मोटिवेशन, दूसरा मेंटेनेंस। तुम देखो मेंटेनेंस में यहाँ पे फिजियोलॉजिकल में क्या था, रोटी कपड़ा मकान, एकदम बेसिक नीड। यहाँ पे क्या क्या है देखो, स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये यहाँ पे आएगा। देखो ये तुम्हारा जो एफिलिएशन और एक्सेप्टेंस सोशल नीड्स में आएगा। हाँ भैया आएगा। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, कंपनी का पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्किंग कंडीशन, ये फिजियोलॉजिकल सब में आएगा। जॉब सिक्योरिटी, ये इसमें आएगा, सिक्योरिटी और सेफ्टी में। ये सब वही बात हो रहा है। अभी देखो मोटिवेशन, चैलेंजिंग वर्क, ये एस्टीम में आएगा। अचीवमेंट, ग्रोथ इन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। तो बात दोनों एक कर रहा है, बस नजरिया अलग अलग है दोनों का। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में जरा से भी कोई डाउट है, व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट्स पूछो। ये सारे क्वेश्चंस को तुम लोग को अच्छे से पढ़ के रेडी कर लेना है। जो अंडरलाइन किए हैं, स्टार मार्क किए हैं, टिक किए हैं, एज इट इज करो और अच्छे से याद करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगेन कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी।